क्या आपकी शादी को भी कई साल हो गए हैं लेकिन अभी तक बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपके स्पर्म काउंट नील हो गए हैं? चलिए आज बात करते हैं इसी विषय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्ज्वल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। आज हम बात करते हैं एजोस्पर्मिया के बारे में, यानी कि नील स्पर्म काउंट के बारे में। अगर आपकी रिपोर्ट्स में स्पर्म काउंट नील आ रहे हैं या ओकेजनल स्पर्म आ रहे हैं, या फिर आपकी शादी को कई साल हो गए लेकिन बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है या किस वजह से बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, आपकी वाइफ की रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, पीरियड्स वगैरह उनके टाइम पे आते हैं, और फिर भी कि आपने अपनी जांचें करा ली, जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं कि लोग सबसे पहले क्या कराते हैं, सीबीसी करा लेते हैं, एलएफटी करा लेते हैं, या कोई दूसरी जांचें, वो सब आपको नॉर्मल होती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों में आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप बेबी कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप शुरुआत में देखना चाहते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है स्पर्म काउंट में या मोटिलिटी में, तो आप एक सीमन एनालिसिस करा लीजिए। वहाँ पे प्रॉब्लम पता चलेगा कि आप ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन में हैं, एजोस्पर्मिया की कंडीशन में हैं, यानी कि आपके स्पर्म काउंट कितने बन रहे हैं और वो आपको बेबी कंसीव कराने के लिए क्या पर्याप्त स्पर्म है या नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आपके स्पर्म काउंट नील हैं तो वो दो रीज़न की वजह से हो सकते हैं। जो बेसिकली एजोस्पर्मिया है था वो दो तरीके का होता है। सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, यानी कि किसी तरह का कोई ब्लॉकेज बन रहा होता है वहाँ पे। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्शन वाला, जिसमें नॉर्मल आप चाहे तो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया या आपके लाइफस्टाइल हो गया, आपका खान पीन हो गया, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है कि वहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन हो ही नहीं पा रहा है। पहले बात कर लेते हैं ब्लॉकेज के केस के बारे में। अक्सर पेशेंट आते हैं मेरे पास जिसमें उनके स्पर्म काउंट नील आ रहे होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, उनके हार्मोन्स ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्पर्म काउंट की रिपोर्ट्स में, सीमन एनालिसिस में 0 स्पर्म आ रखे होते हैं। शादी को टाइम हो चुका होता है या किसी किसी की नहीं भी हो रही होती है शादी, लेकिन फिर भी उनके स्पर्म नहीं आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे 3-4 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से वहाँ पे स्पर्म काउंट उनके 0 हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि कंजेनाइटली हो, कि यानी कि आप जो पैदा हुए हैं बच्चे से, आपका जो वासा डिफरेंसा होती है जो स्पर्म को कैरी करती है, वो किसी किसी में अब्सेंस होती है। तो वो चीज़ आपकी, आप अल्ट्रासाउंड एमआरआई करा के जान सकते हो कि वो प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा ये हो सकता है कि हाइपोगोनेडिज्म की दिक्कत होती है, कि आपके टेस्टिकल्स का साइज जो है तो इतना छोटा है कि प्रोडक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है। तीसरा, आपके वहाँ पर कोई इंजरी हो गई हो, इंजरी की वजह से जो आपकी स्पर्मेटिक कोड है या वासा डिफरेंस है वहाँ पे कट हो गई हो, या फिर आपने शादी से पहले या शादी के बाद में कोई वैसेक्टोमी कराई हो, तो उसकी वजह से भी आपके स्पर्म आपकी रिपोर्ट्स में नहीं दिखेंगे, और ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन के केस में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको अल्ट्रासाउंड अगर आप कराएंगे तो हो सकता है आपकी रिपोर्ट्स में एपिडिडमल सिस्ट बन के आए, वेरिकोसील निकल के आए। तो इस तरह की अगर रिपोर्ट्स में चीज़ें आती हैं तो वो आपका ऑब्स्ट्रक्शन एंजियोस्पर्मिया के केस में जा सकते हो आप। तो वहाँ पे क्या करना होता है, पहले इन्हीं चीज़ों पर काम किया जाता है कि आपका किस रीज़न की वजह से स्पर्म काउंट नहीं आ पा रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन को जब तक नहीं क्लियर करेंगे, आप अपनी सारी चीज़ें ठीक कर लोगे, लाइफस्टाइल ठीक कर लो, सारी डाइजेशन ठीक कर लो, आप खान पीन अपना अच्छा कर लो, या हार्मोन्स के लिए कुछ लोग क्या है कि सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन के लिए इंजेक्शन वगैरह लेना शुरू कर देते हैं कि आपके स्पर्म बढ़ने शुरू हो जाएंगे उससे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऑब्स्ट्रक्शन का केस है तो वहाँ पे आप इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिलता है, वहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन पे काम किया जाता है, पहले उसका रीज़न का पता लगाया जाता है। अक्सर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं, पहले सबसे पहले मैं यही पता करता हूँ कि केस एंजियोस्पर्मिया में ऑब्स्ट्रक्शन का है या किसी हॉर्मोन्स की वजह से या फिर किसी दूसरे लाइफस्टाइल की वजह से उसको स्पर्म काउंट में दिक्कत आ रही है। अब बात करते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जिसमें ब्लॉकेज का केस नहीं है लेकिन किसी दूसरे रीज़न की वजह से उसके स्पर्म काउंट नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर बन ही नहीं रहे हैं। तो चूंकि टेस्टिकल्स होते हैं हमारे, वो प्रोडक्शन का काम करते हैं स्पर्म में, तो वहाँ पे किसी भी तरीके से हमारे हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए जो हमारे स्क्रोटम होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उनको भी हेल्दी न्यूट्रिशन चाहिए होता है। अगर आपके बाई चांस कुछ हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच है, एलएच है, टेस्टोस्टेरोन है, इनमें अगर इम्बेलेंस आता है कि एफएसएच बहुत ज़्यादा हाई है, एलएच हाई है, या ये बहुत ज़्यादा कम है, या टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कम है, तो इसकी वजह से भी आपके अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा कि स्पर्म काउंट नहीं बन पाएंगे। तो वहाँ पे हार्मोन्स पे काम करना पड़ता है, ना कि किसी दूसरी चीज़ पे कि आपको सारी चीज़ें आप करते रहो, आप सोच रहे हो कि एक्सरसाइज कर लूँ या ये कर लूँ कि उसकी वजह से हो जाएगा ठीक, तो वहाँ पे हार्मोन्स का केस बन सकता है। अगर एपिडिडमल सिस्ट है या फिर वेरिकोसील है तो वहाँ पे उस चीज़ पे काम किया जाएगा कि ब्लड की सप्लाई किस वजह से अफेक्ट हो रही है। अगर आपके रिपोर्ट्स में या फिर आपका जो केस बन रहा है अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड बन रहा है, यानी कि ब्लॉकेज का केस नहीं है, तो वहाँ पे आपके हार्मोन्स पे काम किया जाएगा, जो टेस्टिकल्स पे न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा। और उसके अलावा अगर आप
अपनी एक्सरसाइज के थ्रू, लाइफस्टाइल के थ्रू की कोशिश कीजिए थोड़ा सा डाइट में अपने मांस मछली को बचा के थोड़ा शाकाहारी खाना खाना है। दूसरा, आपको थोड़ा सा हार्मोन्स की थेरेपी की तरफ जाने के बजाय अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज के थ्रू उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करनी है। तीसरा, डाइजेशन अपना जितना इंप्रूव रखोगे, जितनी थोड़ी सी चाहे तो आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में अगर आप लेना चाहो आपके आसपास मिल जाएगी। आप सतावर ले सकते हो, अश्वगंधा ले सकते हो, शिलाजीत ले सकते हो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके टेस्टोस्टेरोन को, या अगर इस चीज़ में इम्बेलेंस चल रही है तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का काम करती है। बाकी कोशिश कीजिए कि अगर आप लेज़ी हैं, आपका फैट बढ़ रहा है, आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो या फिर टोबैको का सेवन कर रहे हो, तो सबसे पहले इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी आपके स्पर्म पे अफेक्ट डालेगा और वो आपकी रिपोर्ट्स में साफ साफ दिखेगा कि आपके स्पर्म काउंट घटते चले जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए, हार्मोन्स पे काम कीजिए, अपने डाइजेशन पे काम कीजिए, लाइफस्टाइल थोड़ी सी चेंज कीजिए कि सुबह शाम वॉकिंग करनी है और एक्सरसाइज करनी ही करनी है। एक्सरसाइज नहीं करोगे तो बॉडी को प्रेशर नहीं पड़ेगा चीज़ों को बनाने के लिए। तो जब तक आपके बॉडी पे प्रेशर नहीं आएगा, आप उस पर नहीं डालोगे कि ये चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, तो बॉडी अपने आप से नहीं बनाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो एक्सरसाइज आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने एंजियोस्पर्म के लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह अपलोड की हुई हैं, आप उनको देख के उनको शुरू कीजिए। बाकी अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हो या प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ नहीं करना है, पहले एक सीम एनालिसिस कराइए, स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड कराइए कलर डॉपलर में, वहाँ पे चीज़ें मोस्टली क्लियर हो जाती हैं। आसपास किसी लोकल डॉक्टर से मिलिए, या वहाँ पे भी आपको सही सलाह नहीं मिलती है तो आप नीचे दिए गए नंबर से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ डॉक्टर से बात कर सकते हैं और सही सलाह, गाइडेंस और ट्रीटमेंट अपना यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।